Hello, friend. Today I discuss law relating to managerial remuneration, section 197, read with Schedule 5 of the Companies Act 2013. बेसिकली ये सेक्शन डायरेक्टर रेमुनरेशन के बारे में लॉ दिया गया है कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन पे कर सकती है एंड रेमुनरेशन में क्या क्या आइटम इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस सेक्शन सेल अप्लाई ओनली टू द पब्लिक कंपनी। ये सेक्शन केवल पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल होता है, नॉट अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी पर एंड प्राइवेट कंपनी पर। ओवरऑल मैक्सिमम रिमरेशन टू ऑल डायरेक्टर। एक कंपनी अपने सभी डायरेक्टर को मैक्सिमम रिमरेशन दे सकती है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 198। अगर एक कंपनी 11% से अधिक रिमरेशन देना चाहती है तो इस केस में कंपनी को जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड प्लस कंप्लायंस ऑफ द शेड्यूल 5 कंडीशन। Company shall comply the Schedule 5 of the Companies Act. In such case, company can pay remuneration more than 11% of the net profit to all directors. सभी डायरेक्टर का एग्रीगेट मैक्सिमम रिमरेशन 11% हो सकता है। ऑल डायरेक्टर इंक्लूड मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ अगर वो डायरेक्टर हैं तो। अगर सीईओ डायरेक्टर है, सीएफओ डायरेक्टर है, ऑर्डिनरी डायरेक्टर हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, सभी डायरेक्टर का मैक्सिमम रिमरेशन 11% तक कंपनी पे कर सकती है। 11% से अधिक अगर देना है तो कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्लस कंप्लायंस ऑफ कंडीशन प्रेस्क्राइब इन द शेड्यूल 5। इसके बाद बाइफर्केशन दिया गया रिमरेशन का। 11% को बाइफर्केट किया गया। रिमरेशन टू मैनेजेरियल पर्सन, दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, एंड रिमरेशन टू अदर डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को रिमरेशन if company have only one MD or one manager or one full-time director, then maximum 5% of net profit. And if company have more than one MD or manager or full-time director, then aggregate all of them can be paid up to 10% of the net profit as per 198. And remuneration to other director, if company have no managerial person, no MD, no full-time director, no manager, in such case other director को maximum 3% remuneration दे सकते हैं of net profit. And if company have the managerial person, अगर कंपनी में एक भी MD है, मैनेजर है या full time director है तो अदर डायरेक्टर को मैक्सिमम रिमरेशन दे सकते हैं 1% ऑफ नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 198। If a company want to pay more than 5%, 10%, 3% or 1%, in such case, the company are required to obtain the prior approval of shareholder by way of special resolution. And plus, if company has defaulted in repayment of loan taken from the bank, financial institution, non-convertible debenture holder or other secured creditor, in such case prior approval of same shall be required before taking approval from the shareholder. तो अगर डिफॉल्ट है, इन सच केस अगर कंपनी का डिफॉल्ट चल रहा है इन रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, तो इस केस में शेयर होल्डर से प्रायर परमिशन लेने से पहले
सिक्योर्ड और ये जो लेंडर है बैंक और एफआई और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, इनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। thereafter रेम्युनरेशन इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी लॉस के केस में या इन एडविकेट प्रॉफिट, कंपनी को अगर करेंट ईयर में प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है, इन एडविकेट प्रॉफिट है, इन सच केस कंपनी कैन पे रेम्युनरेशन ओनली कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5, कंपनी कैन पे रेम्युनरेशन विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द शेड्यूल 5। अगर कंपनी शेड्यूल 5 की कंडीशन कंप्लायंस करती है, then the company can pay remuneration within the limit prescribed under the schedule 5। शेड्यूल 5 में लिमिट दी गई है कि लॉस के केस में कितना रिमरेशन दिया जा सकता है। तो शेड्यूल 5 की लिमिट के अंदर एक कंपनी अपने डायरेक्टर को रिमरेशन दे सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि शेड्यूल 5 केवल अप्लीकेबल होता है मैनेजिंग डायरेक्टर पर, वोल टाइम डायरेक्टर पर और मैनेजर पर। इट डज नॉट अप्लाई टू अदर ऑर्डिनरी डायरेक्टर लाइक पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन पर अप्लाई नहीं होता है। देयरफॉर अगर लॉस के केस में अगर अदर डायरेक्टर को रिमरेशन देना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि शेड्यूल 5 केवल अप्लीकेबल होता है एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर पर। देयरफॉर लॉस के केस में कंपनी केवल अपने एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को रिमरेशन दे सकती है, वो भी विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 5। नेक्स्ट रेम्युनरेशन में इंक्लूड करेंगे एनी अमाउंट रिसीव बाय द डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज इन एनी अदर कैपेसिटी। अगर डायरेक्टर कंपनी को अदर कैपेसिटी में अगर कोई भी सर्विस रेंडर करता है तो उस सर्विस के अगेंस्ट में अगर उसको पेमेंट रिसीव होता है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर कंपनी के सेल का प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है और कंपनी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है सेल कमीशन, तो जो सेल कमीशन उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है इन एडिशन टू डायरेक्टर रिमरेशन, उसे डायरेक्टर रिमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट माना जाएगा। तो अगर अदर कैपेसिटी में अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसे रेमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट माना जाएगा और उसे रेमरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। बट रेमरेशन डज नॉट इंक्लूड, बट रेमरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, रेमरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द फर्स्ट इज द सीटिंग फीस। सीटिंग फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, अगर डायरेक्टर को सीटिंग फीस पे की जा रही है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, तो such sitting fees shall not be a forming part of the managerial remuneration. The second is the, if director receive the payment in the nature of professional nature payment receive, professional natures का payment receive कर रहा है in respect of service render in the professional capacity। अगर डायरेक्टर ने कंपनी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, उस सर्विस के अगेंस्ट में अगर उसे पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो सच पेमेंट shall not be included in the remuneration of the director provided in the opinion of nomination remuneration committee, or if company have no nomination remuneration committee, then the board की opinion में the director possess the requisite qualification to practice in the such profession। that means डायरेक्टर के पास requisite qualification होनी चाहिए उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि अगर डायरेक्टर लॉयर भी है, उसके पास एलएलबी की डिग्री है और वो कंपनी को अगर किसी लीगल मैटर में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, तो कंपनी अगर उस लीगल कंसल्टेंसी के अगेंस्ट में अगर उसे कोई पेमेंट कर रही है, सच पेमेंट शैल नॉट बी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मैनेजेरियल रिमरेशन। थर्ड इज द केस लॉ बेस है गारंटी कमीशन। बेसिकली गारंटी कमीशन मीन्स
सपोज एक्स लिमिटेड में मिस्टर एक्स इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक चल रही है, कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। कंपनी को अब अगर बिजनेस करना है तो एक बड़े लोन की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है। तो कंपनी बैंक को अप्रोच करती है लोन लेने के लिए। कंपनी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है लेकिन बैंक नहीं मानती है। बैंक बोलती है कि आप अपने डायरेक्टर की गारंटी लाइए। तो मिस्टर एक्स बैंक को गारंटी देता है, पर्सनल गारंटी, कि अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं करेगी तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल रहेगा उस लोन को रीपे करने के लिए। और कंपनी को अब लोन मिल जाता है। कंपनी डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा रिस्क अंडरटेक किया है, क्योंकि कंपनी अगर आज डिफॉल्टर हो जाए तो उस लोन के लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो उस रिस्क को कंपेंसेट करने के लिए कंपनी डायरेक्टर को गारंटी कमीशन पे कर रही है। गारंटी कमीशन टू कंपेंसेट द डायरेक्टर, द कंपनी पे द guarantee commission to the director. In such case, the such commission shall not be a forming part of director remuneration. Since क्योंकि रिमरेशन में केवल वही आइटम इंक्लूड होते हैं अगर डायरेक्टर कोई सर्विस रेंडर करता है कंपनी को इन एनी कैपेसिटी। यहां पर डायरेक्टर ने कंपनी को कोई सर्विस रेंडर नहीं की है। गारंटी कमीशन तो एक कंपेंसेशन नेचर का पेमेंट है, देयरफॉर गारंटी कमीशन को रिमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। केस लॉ का नाम है स्यूसेन टेक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्यूसेन टेक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गारंटी कमीशन को रिमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट नहीं माना जाएगा। तो रिमरेशन में इंक्लूड होगा अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विस रेंडर करता है अदर कैपेसिटी में कंपनी को, तो वो रिमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट रहेगा। बट रिमरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। द फर्स्ट इज द सिटिंग फीस, सेकेंड इज द प्रोफेशनल नेचर का पेमेंट और थर्ड इज द गारंटी कमीशन। नेक्स्ट इज द सिटिंग फीस। नॉर्मली सिटिंग फीस पे की जाती है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग टू द डायरेक्टर्स। नॉर्मली सिटिंग फीस आर्टिकल में फिक्स कर दी जाती है। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन बोर्ड और नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी आर empowered टू फिक्स द सिटिंग फीस। एज पर कंपनी रूल 2014 मैक्सिमम सिटिंग फीस कैन बी पेड अप टू 1 लाख रुपीज पर डायरेक्टर पर मीटिंग। मैक्सिमम सिटिंग फीस हर डायरेक्टर को मैक्सिमम दी जा सकती है 1 लाख रुपीज। Further, sitting fees payable to independent director or women director shall not be less than the sitting fees payable to other director. That means जो sitting fees हम women director और independent director को pay करेंगे should not be less than from the sitting fees payable to the other director. Therefore, इनकी sitting fees अधिक होनी चाहिए from the other director से। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम 60,000 पे कर रहे हैं और वुमेन डायरेक्टर को हम 40,000 पे कर रहे हैं, इट इज परमिसिबल, इट इज वैलिड। बट अगर अदर डायरेक्टर को हम 80,000 दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 60,000, इट इज नॉट परमिसिबल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की सिटिंग फीस शुड नॉट बी लेस देन फ्रॉम द सिटिंग फीस पेबल टू द अदर डायरेक्टर। Who shall determine the remuneration? रिमरेशन कौन डिटरमाइन करता है? तो रिमरेशन शैल बी डिटरमाइन बाय द इधर आर्टिकल में फिक्स कर दी जाएगी रिमरेशन, या फिर जर्नल मीटिंग ओआर पास करके रिमरेशन फिक्स कर सकती है, या फिर जर्नल मीटिंग एसआर पास करके फिक्स करेगी इफ आर्टिकल रिक्वायर। इफ आर्टिकल रिक्वायर, इन सच केस रिमरेशन शैल बी फिक्स बाय पासिंग एसआर। इट मीन्स दैट बोर्ड हैव नो पावर टू फिक्स द रिमरेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर नहीं है डायरेक्टर रिमरेशन फिक्स करने का। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रिमरेशन, रिमरेशन में बी पेड इधर फिक्स मंथली बेसिस
और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और पार्सली बोथ, कुछ फिक्स मंथली और कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर। नेक्स्ट कि अगर कंपनी, सपोज कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में या आर्टिकल में ये स्पेसिफाई की थी कि डायरेक्टर का रिमरेशन हर ईयर 10% इंक्रीज होगा, डायरेक्टर का रिमरेशन ईच ईयर में 10% से इंक्रीज होगा, और अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो लॉस में अपन रिमरेशन पे कर सकते हैं अपन within the limit prescribed under the schedule 5. If company comply the condition of schedule 5, then company can pay the remuneration within the limit prescribed under the schedule 5. Therefore, अगर लॉस में अगर कंपनी है तो कंपनी रिमरेशन उतना ही इंक्रीज कर सकती है जो शेड्यूल 5 में लिमिट के अंदर आए, भले ही नॉट विथ स्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, जर्नल मीटिंग कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है। कंपनी रिमरेशन जो भी पे करेगी वो विद इन द लिमिट जो फिक्स की गई है शेड्यूल 5 में, उस लिमिट के अंदर इंक्रीज कर सकती है, उससे ज्यादा इंक्रीज वो नहीं कर सकती है। दैट्स ए इंक्रीज इन द रिमरेशन इन केस ऑफ लॉस। एक्सेस रिमरेशन विड्रॉ करना, अगर डायरेक्टर ने, क्योंकि भाई वो डायरेक्टर मंथली बेसिस पर रिमरेशन विड्रॉ कर रहा था, प्रॉफिट कंप्यूट हुआ ईयर एंड में, और ईयर एंड में ये पता चला कि डायरेक्टर ने एक्सेस रिमरेशन विड्रॉ कर लिया लिमिट से ज्यादा, तो इफ डायरेक्टर विड्रॉ द एक्सेस रिमरेशन फ्रॉम द कंपनी देन ही इज लायबल टू रिफंड द सच एक्सेस रिमरेशन। डायरेक्टर को वो एक्सेस रिमरेशन रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को within such period as specified by the board. Director shall refund the remuneration within the such period as specified by the board. डायरेक्टर को रिमरेशन रिफंड करना पड़ेगा within the such period as specified by the company या बोर्ड, और within 2 year, दोनों में से जो शॉर्टर पीरियड होगा उस टाइम लिमिट के अंदर रिफंड करना है। तो अगर एक्सेस रिमरेशन अगर विड्रॉ कर लिया तो जितना एक्सेस रिमरेशन विड्रॉ किया गया डायरेक्टर के द्वारा, सेम शैल बी रिफंडेड टू द कंपनी विद इन 2 years और सच लेसर पीरियड अलाउड बाय द कंपनी, एंड कंपनी शैल नॉट वेव द सच एक्सेस रिमरेशन विड्रॉन बाय द डायरेक्टर। कंपनी वेव नहीं कर सकती, कंपनी ये नहीं बोल सकती कि इस साल उसने अधिक ले लिया है, इस साल अधिक लेने दो, नेक्स्ट ईयर हम एडजस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक्सेस विड्रॉ कर लिया है तो कंपनी को कंपलसरी है रिकवरी करनी पड़ेगी, बट कंपनी वेव कर सकती है एक्सेस रिमरेशन को अगर शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, एंड अगर डिफॉल्ट चल रहा है इन रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, एफआई, सिक्योर्ड क्रेडिटर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, तो उनसे भी प्रायर अप्रूवल लेनी है बिफोर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो एसआर पास करके, और अगर डिफॉल्ट चल रहा है तो लेंडर से प्रायर अप्रूवल लेकर कंपनी एक्सेस रिमरेशन को वेव कर सकती है। फर्दर लिस्टेड कंपनी में रिमरेशन के बारे में कुछ डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो एक बार फिर से रिफर करते हैं रिमरेशन के बारे में लॉ, मैनेजेरियल रिमरेशन सेक्शन 197। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिमरेशन पेबल टू द डायरेक्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी। Total maximum remuneration payable by the company in a financial year shall not exceed 11% of net profit computed under section 198.
अगर कंपनी 11% से अधिक देना चाहती है, जर्नल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा और शेड्यूल 5 की कंडीशन कंप्लायंस करनी है, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5। बाइफर्केशन ऑफ रिमरेशन, रिमरेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अगर कंपनी में केवल एक ही एमडी है या एक मैनेजर है या एक वोल टाइम डायरेक्टर है तो मैक्सिमम रिमरेशन अपन पे कर सकते हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर कंपनी में एक से अधिक अगर मैनेजेरियल पर्सन है तो मैक्सिमम अपन पे कर सकते हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, अदर डायरेक्टर को रिमरेशन, ऑर्डिनरी डायरेक्टर इफ कंपनी हैव नो एमडी, नो मैनेजर और वोल टाइम डायरेक्टर, तो अदर डायरेक्टर को हम मैक्सिमम रिमरेशन दे सकते हैं 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड अगर कंपनी में एक भी एमडी या एक भी मैनेजर है तो अदर डायरेक्टर को हम मैक्सिमम दे सकते हैं 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी 5%, 10% इससे अधिक रिमरेशन देना चाहती है तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जर्नल मीटिंग में। और अगर कंपनी का डिफॉल्ट चल रहा है इन रीपेमेंट ऑफ बैंक, एफआई और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, देन टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेम बिफोर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। सिटिंग फीस को रिमरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिटिंग फीस जनरली बोर्ड डिसाइड करेगी या नॉमिनेशन कमेटी या आर्टिकल में फिक्स की जा सकती है सिटिंग फीस। which shall not exceed rupees 1 lakhs per director per meeting. The board may decide different sitting fees payable to independent director or other director, and sitting fees payable to independent director and women director shall not be less than from the other director. Other director से कम नहीं होना चाहिए। Next, remuneration में include करेंगे any payment received by the director in respect of service rendered by the director in any other capacity, but does not include sitting fees. अगर डायरेक्टर को प्रोफेशनल नेचर का पेमेंट मिला है। और थर्ड, मैंने स्यूसेन टेक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड का केस लॉ बताया था, गारंटी कमीशन को भी, थर्ड इज द गारंटी कमीशन को भी रिमरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज पर डिसाइडेड केस लॉ। नेक्स्ट, रिमरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट इंटाइटल टू ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्योंकि अगर उसे ईसॉप अगर दे दिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो शेयर्स एक्वायर कर लेगा कंपनी में, देयरफॉर उसका इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए लॉ में रेस्ट्रिक्ट किया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी सिटिंग फीस ईसॉप नहीं मिलेगा, शेल नॉट इंटाइटल सिटिंग फीस, उसे राइट है सिटिंग फीस रिसीव करने का। प्रॉफिट बेस्ड कमीशन इफ अप्रूव बाय द मेंबर, एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। तो ये तीन चीज उसे मिल सकती है, सिटिंग फीस, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन इफ अप्रूव बाय द मेंबर और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट, एक्सेस रिमरेशन विड्रॉ करना। अगर डायरेक्टर ने लिमिट से अधिक विड्रॉ कर लिया है, डायरेक्टर टू होल्ड द सच अमाउंट एज ए ट्रस्ट फॉर द कंपनी, उस अमाउंट को डायरेक्टर एज ए ट्रस्ट के रूप में होल्ड करेगा एंड रिफंड विद इन द 2 year और सच लेसर पीरियड एज अलाउड बाय द कंपनी, और उसे रिफंड करना है उस एक्सेस रिमरेशन को विद इन 2 year और सच शॉर्टर पीरियड एज अलाउड बाय द कंपनी। कंपनी में वेव द सच एक्सेस, कंपनी वेव कर सकती है, एसआर पास करना पड़ेगा विद इन 2 years। और अगर बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक, पीएफआई, अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट चल रहा है रीपेमेंट में, तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी लेंडर से बिफोर टेकिंग द एसआर। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट द रेशियो ऑफ रिमरेशन ऑफ द ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉय। मीडियन मतलब कि सपोज कंपनी में 5 टाइप के एम्प्लॉय हैं, सबकी रिमरेशन अलग अलग है, किसी की 50,000, किसी की 80,000, किसी की 60,000, किसी की 70,000, 1 lakhs। तो इसका मीडियन निकाला जाएगा। सपोज उसका मीडियन आता है, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो सपोज उसका
एवरेज आता है सपोज 60,000 रुपीज, और हम डायरेक्टर का रिमरेशन देखेंगे, सपोज मिस्टर ए का रिमरेशन 6 लाख है, तो आपको रेशियो बताना पड़ेगा कि मीडियन इंप्लॉई का 1:10, 1:10 के रेशियो में हम रिमरेशन दे रहे हैं मिस्टर ए को। मिस्टर बी का रिमरेशन सपोज 12 लाख है, तो 20:1, 1:20 के रेशियो में रिमरेशन दिया जा रहा है। ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। एंड सच अदर डिटेल एज में बी प्रिस्क्राइब। बोर्ड रिपोर्ट shall include a statement showing name of 10 top employee in terms of remuneration drawn and name of every employee, मतलब टॉप 10 एम्प्लॉई जिसके सबसे ज्यादा रिमरेशन होगी उनके पर्टिकुलर डिस्क्लोज करना है, एंड नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉई who is employed throughout the financial year and was in receipt of remuneration for that year which is 1 crore 2 lakhs। अगर किसी डायरेक्टर की रिमरेशन, किसी एम्प्लॉय की रिमरेशन अगर 1 करोड़ 2 lakhs है, तो उन सभी एम्प्लॉय का नाम आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। और ऐसे एम्प्लॉय जो पार्ट ऑफ ईयर में काम किए थे, सपोज 2 महीने 3 महीने, और अगर उनकी मंथली रिमरेशन अगर 8,50,000 पर मंथ से अधिक है, इक्वल टू और मोर देन, इन सच केस नेम ऑफ सच एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। फर्दर, इफ ए एम्प्लॉय एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ and was in receipt of remuneration in that year which is aggregate in excess of drawn by the MD, WTD और मैनेजर, मतलब अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय था उसको कंपनी से रिमरेशन मिलती है इन एक्सेस ऑफ द रिमरेशन ड्रॉन बाय द MD, WTD मैनेजर, MD, WTD मैनेजर से भी ज्यादा उसे रिमरेशन मिल रही है उस एम्प्लॉय को। नॉर्मली IT सेक्टर में होता है, IT सेक्टर में एम्प्लॉय लोगों की सैलरी बहुत ह्यूज हैवी सैलरी होती है, एंड वो इंप्लॉई होल्ड किया है अलॉन्ग विथ हिज स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन 2% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो ऐसे इंप्लॉई की डिटेल आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है जिनको कि MD, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर से एक्सीड रिमरेशन रिसीव हो रहा है, और उनके पास और उसके रिलेटिव दैट मीन्स उसकी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के पास 2% या उससे अधिक की शेयर होल्डिंग है। तो इस केस में उन इंप्लॉय की डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। भाइयों, आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल कंपनीज एक्ट में अगर एक स्मॉल कॉज का भी डिफॉल्ट होता है, छोटा सा डिफॉल्ट होता है, तो पनिशमेंट बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस पनिशमेंट है कि मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख की पनिशमेंट फाइन अट्रैक हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो डायरेक्टर के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, जिससे डायरेक्टर इंकरेज हो, मोटिवेट हो कि अगर उनसे बाय मिस्टेक डिफॉल्ट हो जाता है कंपनीज एक्ट में, तो उनके अगेंस्ट में अगर कोई पनिशमेंट अट्रैक होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पनिशमेंट को इंडेमनीफाई करेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी उस पनिशमेंट को। तो ये एक डायरेक्टर लोगों के इनिशिएटिव के लिए है, उनको प्रमोट इंकरेज करने के लिए D&O पॉलिसी बोलते हैं, डायरेक्टर एंड ऑफिसर पॉलिसीज। तो अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है डायरेक्टर के नाम पर, CEO के नाम पर, CS के नाम पर, CFO के नाम पर, टू इंडेमनीफाई देम अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, मतलब अगर उनसे कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी ब्रीच हो जाता है उसको इंडेमनीफाई करने के लिए कंपनी ने पॉलिसी ली है और प्रीमियम कंपनी पे कर रही है, तो सच प्रीमियम शैल नॉट बी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डायरेक्टर रिमरेशन। जो प्रीमियम पे कर रही है ना, उसे डायरेक्टर रिमरेशन को में काउंट नहीं किया जाएगा। बट अगर ये प्रूफ हो जाता है कि डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब उसने विलफुली नेग्लिजेंसी से एक्ट किया था, जानबूझकर डिफॉल्ट किया था, ये गिल्टी प्रूफ हो गया, तो जो प्रीमियम पे किया गया है shall be the forming part of the managerial remuneration. तो if the insurance is taken by the company on behalf of MD, whole time director, manager, CEO, CFO for indemnify any of them against any liability in respect of negligence, default, misfeasance, breach of duty,
for which may be guilty in relation to the company, premium paid on such insurance shall not be treated as part of the remuneration, provided if such person is proved to be guilty, the premium shall be treated as a part of the remuneration. नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए याद रखना है. एनी डायरेक्टर वो इज इन रिसिप्ट ऑफ कमीशन फ्रॉम द कंपनी, अगर उसको कमीशन नेचर का पेमेंट मिल रहा है, लाइक सेल कमीशन हो गई, परचेज पर कमीशन हो गया, कंपनी से रिसीव हो रहा है, एंड वो इज द एमडी और वोल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है या वोल टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वोल टाइम डायरेक्टर है, shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from the holding company, subsidiary company, subject to its disclosure by the company on its board report. कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो अगर मैं कंपनी का एमडी मैनेजर हूं और मुझे कमीशन नेचर का पेमेंट मिल रहा है कंपनी से, तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं रहूंगा टू रिसीव द कमीशन और रिमरेशन फ्रॉम द होल्डिंग और सब्सिडरी से, प्रोवाइडेड जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में है उसमें डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि अदर होल्डिंग से या सब्सिडरी से क्या क्या पेमेंट मिला है, ये डिस्क्लोजर दिया जाएगा. अगर कोई भी डायरेक्टर पर्सन डिफॉल्ट करता है इस सेक्शन का, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी 1 lakhs एंड वेयर इन डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय द कंपनी, कंपनी पर 5 लाख की पेनल्टी अट्रैक्ट होगी. एंड सब पॉइंट 10, ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, ये कारों में भी रिपोर्टिंग होती है, कारों के क्लॉज नंबर 11 में मेक ए स्टेटमेंट, और ये डुप्लीकेट रिपोर्टिंग हो रही है, फिर से 143 में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा, एक स्टेटमेंट देना है वेदर द रिमरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड वेदर रिमरेशन पेड टू एनी ऑफ डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट लेट डाउन अंडर दिस सेक्शन एंड गिव सच अदर डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब. और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे कि रिमरेशन कौन डिसाइड करता है, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन, तो रिमरेशन नॉर्मली आर्टिकल में फिक्स कर दिया जा सकता है, या फिर जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके फिक्स कर सकती है, या जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके भी फिक्स कर सकती है इफ आर्टिकल रिक्वायर. एंड मैनर ऑफ पेमेंट, रिमरेशन मंथली भी पे किया जा सकता है, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या फिर पार्सली बोथ. फर्दर अगर कंपनी रिमरेशन इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज उतना ही कर सकती है जो शेड्यूल 5 में लिमिट के अंदर ही इंक्रीज कर सकती है, भले ही आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, एमओए में कुछ भी लिखा हो, जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन कुछ भी बोले, या उसका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है. कंपनी इंक्रीज जितना भी करेगी वो विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर द शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 की लिमिट के अंदर ही इंक्रीज कर सकती है. दैट्स ए सेक्शन 197. तो भाइयों 197 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको ओवरऑल कंसेप्ट ये याद रखने हैं कि ओवरऑल टोटल रिमरेशन 11%, बाइफरकेशन एमडी का 5%, और अगर एक से अधिक है तो 10%, अदर डायरेक्टर 1% और 3%. अगर 5, 10 और 1 और 3 से अधिक देना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, प्लस अगर डिफॉल्ट चल रहा है रीपेमेंट में तो लेंडर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी. रिमरेशन में इंक्लूड करेंगे किसी भी नेचर का पेमेंट मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, उसे रिमरेशन का फॉर्मिंग पार्ट माना जाएगा. बट रिमरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे सिटिंग फीस. सेकेंड इज अ प्रोफेशनल नेचर का पेमेंट अगर रिसीव हो रहा है, एंड थर्ड इज अ गारंटी कमीशन एज पर डिसाइडेड केस लॉ शिवसेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और लॉस के केस में रिमरेशन कंपनी तभी दे सकती है जब कंपनी शेड्यूल 5 कंप्लाई करके विद इन द लिमिट ऑफ शेड्यूल 5 तक रिमरेशन दे सकती है. दैट्स ए सेक्शन 197. देयर आफ्टर नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 5. भाइयों फर्स्ट थिंग कि शेड्यूल 5 का रेफरेंस 2 जगह आया है.
शेड्यूल 5 का रेफरेंस एक है 196 में। 196 में यह था कि जब भी कोई कंपनी एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अपॉइंट करती है तो कंपनी को कंप्लाई करना है शेड्यूल 5 पार्ट 1, और अगर कंपनी नहीं कंप्लाई कर पा रही है तो सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक 196 में रेफरेंस आया था। और सेकेंड अभी अपन 197 में किए कि अगर कंपनी लॉस के केस में रिमरेशन देना चाहती है तो कंपनी शेड्यूल 5 में जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उस लिमिट के अंदर रिमरेशन दे सकती है। तो शेड्यूल 5 में शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होता है, अप्लाई टू मैनेजेरियल पर्सन ओनली। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजेरियल पर्सन पर अप्लाई होता है। डेट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इसका मतलब इट डज नॉट अप्लाई टू ऑर्डिनरी और अदर डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होता। एंड सेकेंड, इट अप्लाई टू ओनली पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होता है, डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं होता है। शेड्यूल 5 में टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। कंडीशन दी गई है अपॉइंटमेंट की कि जब भी कंपनी अगर एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अपॉइंट करना चाहती है तो उसकी कंडीशन दी गई है। पार्ट 2 में रेम्युनरेशन के बारे में लॉ दिया गया है। पार्ट 2 प्रोवाइड द लॉ रिलेटिंग टू द रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजेरियल पर्सन, और उसमें 5 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। पार्ट 2 में 5 सेक्शन दिए गए हैं। पार्ट 3 में प्रोसीजर दी गई है, प्रोसीजर दी गई है अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन के बारे में। अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन। एंड पार्ट 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है टू एग्जम्प्ट क्लासेस ऑफ कंपनी फ्रॉम कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5। तो एक ओवरव्यू ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 5 अप्लीकेबल होता है केवल मैनेजेरियल पर्सन पर, एंड इट अप्लाई ओनली टू पब्लिक कंपनी, डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। और शेड्यूल 5 ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइडेड है शेड्यूल 5। द फर्स्ट पार्ट इज द कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट दी गई है, मतलब जब भी कंपनी एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर अपॉइंट करेगी तो पार्ट 1 कंप्लाई करना है अपॉइंटमेंट के समय। पार्ट 2 में रिमरेशन के बारे में लॉ दिया गया है जिसके बारे में 5 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। एंड पार्ट 3 में प्रोसीजर दी गई है अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन के बारे में। एंड पार्ट 4 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दिया गया है टू एग्जाम द क्लासेस ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट पार्ट 1 जिसमें कंडीशन दी गई है अपॉइंटमेंट के बारे में, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 contain the 4 condition which must be satisfied by a person to be eligible for appointment as a MD, whole time director or manager without approval of central government। और रिमेंबर करिए 196 में पढ़े थे कि अगर आप शेड्यूल 5 का पार्ट 1 कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सीजी अप्रूवल इन द फॉर्म नंबर MR2
और अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन 90 डेज के अंदर देना है अपॉइंटमेंट के। तो ये कंडीशन, 4 कंडीशन कंपनी को कंप्लाई करनी है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट he had not been sentenced to an imprisonment. He had not been sentenced to an imprisonment for any period, or fine exceeding 1000 rupees for the conviction of an offense under of following act। मतलब ये नीचे एक्ट की लिस्ट दी गई है लॉ की। इन सभी लॉ में 19 एक्ट दिए गए, 19 एक्ट। इन 19 एक्ट में उसको आज तक कभी भी उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसमें उसको इम्प्रीजमेंट हो फॉर एनी पीरियड, या फिर उसको फाइन लगे एक्सीडिंग 1000 रुपीज पर एक्ट। किसी भी एक्ट में अगर 1000 से अधिक का फाइन लगा है तो फिर वो डिसक्वालीफाई रहेगा। वो फिर कंपनी का एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर करना है तो सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 19 एक्ट के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट। सेकेंड इज द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, कस्टम, कंपटीशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जीएसटी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। मोस्टली अपने इन 19 एक्ट में ऑलमोस्ट 15 एक्ट अपने सीए फाइनल में कवर हैं। लाइक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये अपने लॉ में कवर है। उसके बाद सेबी एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट और इंडियन स्टैंप एक्ट। तो दीज ऑल आर द 19 एक्ट। इस 19 एक्ट में कभी भी 1000 से अधिक का फाइन नहीं होना चाहिए और इम्प्रीजमेंट फॉर एनी पीरियड, एक भी दिन की इम्प्रीजमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ही हैज नॉट बीन डिटेन, डिटेन का मतलब कस्टडी में, फॉर एनी पीरियड अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974। मतलब उसका डिटेंशन नहीं होना चाहिए फॉर एनी पीरियड। कोफे पोसा, शॉर्ट में इस एक्ट का नाम है कोफे पोसा एक्ट। ये एक्ट स्मगलिंग एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। अगर पर्सन कभी भी स्मगलिंग करते हुए अगर डिटेक्ट हुआ है और उसको डिटेन कर लिया गया अथॉरिटी के द्वारा कभी भी, तो इस केस में वो अब कंपनी का एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा। लेकिन नोट नंबर 1 और 2 जो कंडीशन है 1 और 2, डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी रिमूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन। मतलब जो अपन फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो किए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप अंडरटेकिंग देते हैं कि आज के बाद से ऐसा डिफॉल्ट नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकती है। और अगर रिमूव कर दिए तो अब आप क्वालिफाई हो जाएंगे एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए। थर्ड कंडीशन है, he has completed the age of 21 year, not attained the age of 70, if 70 or more then SR पास करना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन 196 में थी कि एज शुड बी 21 ईयर कंप्लीटेड बट नॉट अटेन द एज ऑफ 70, बट अगर 70 या उससे अधिक है तो एसआर पास करके अपॉइंटमेंट हो सकता है। एंड फोर्थ है, ही मस्ट बी द रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मतलब जो एमडी अपॉइंट हो रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट की मीनिंग है कि वो एटलीस्ट 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इंडिया में स्टे किया था। ही रेसिडेंट की मीनिंग दी गई है, रेसिडेंट इंक्लूड ए पर्सन वो स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 12 मंथ
इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के पिछले 12 महीने तक वो इंडिया में स्टे किया था तो उसे रेसिडेंट माना जाएगा। और यहां पर रेसिडेंट की डेफिनेशन इंक्लूसिव दी गई है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव दैट मींस अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई और रेसिडेंट की डेफिनेशन अगर किसी और लॉ में दी गई है, किसी और सेक्शन में दी गई है, अगर वो भी सेटिस्फाई होगी तो उसे रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो लाइक 182 डेज की कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो उसे रेसिडेंट इन इंडिया माना जाए। तो ये 4 कंडीशन हो गई शेड्यूल 5 पार्ट 1। फर्स्ट कंडीशन कि उसका 19 एक्ट में कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें उसको इंप्रीजमेंट हो फॉर एनी पीरियड और फाइन एक्सीडिंग 1000। सेकेंड, उसका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट में डिटेंशन नहीं होना चाहिए फॉर एनी पीरियड। बट ये दोनों डिस्क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिमूव कर सकती है, इसके लिए पर्सन को अप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड थर्ड इज कि वो 21 ईयर की एज उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बट नॉट अटेन द एज ऑफ 70 ईयर। बट अगर 70 और मोर है तो एसआर पास करके अपॉइंट हो सकता है। और लास्ट इज द कि ही मस्ट बी द रेसिडेंट इन इंडिया, वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन वो स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो एक ओवरव्यू आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कि अगर कोई भी कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रही है और अगर वो डायरेक्टर भी है तो सबसे पहले वो 164 में क्वालिफाई होना चाहिए, वहां पर डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। सेकेंड, 196 सब सेक्शन 3 में भी 4 क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन दी गई है, वो भी उसे सेटिस्फाई करनी है। और उसके बाद शेड्यूल 5 पार्ट 1 में 4 कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। अगर ये पूरी सेटिस्फाई होती है तभी वो एलिजिबल रहेगा एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर बनने के लिए। लेकिन अगर वो शेड्यूल 5 पार्ट 1 कंप्लायंट नहीं भी हो पा रहा है तो ऑप्शन है आपके पास, सीजी से अप्रूवल लेकर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सीजी अप्रूवल लेकर अपॉइंटमेंट। बट इन दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 164 या फिर 196 में डिसक्वालीफाई हैं तो इस केस में आप एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। दैट्स ए शेड्यूल 5 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 5 पार्ट, जिसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 अभी अपन ने कंप्लीट किया है, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। पार्ट 2 में रिमरेशन का लॉ दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो सेक्शन 1, a company having a profit in a financial year may pay remuneration to its managerial person। managerial person का मतलब MD, whole time director, manager in accordance with section 197। मतलब प्रॉफिट के केस में कंपनी रिमरेशन दे सकती है इन अकॉर्डेंस विथ 197। तो 197 अपन कर चुके हैं कि ओवरऑल 11% तक रिमरेशन हो सकता है, मैक्सिमम रिमरेशन। उसके बाद सेक्शन 2 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट आर इनएडविकेट। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं है यानी लॉस है या इनएडविकेट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम रिमरेशन कितना दे सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ द लिमिट ए एंड बी बेलो। लिमिट ए, जो लिमिट ए और लिमिट बी से अधिक नहीं दे सकते। लिमिट ए और लिमिट बी में डिफरेंस क्या है? लिमिट ए बेसिकली जर्नल मैनेजेरियल पर्सन के लिए, जर्नल टाइप का एमडी है, नॉर्मल एमडी, नॉर्मल वोल टाइम डायरेक्टर, नॉर्मल
और लिमिट बी है ऐसा एमडी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शनिंग कर रहा है, उसके लिए लिमिट बी है। तो बस यही डिफरेंस है लिमिट ए और लिमिट बी में। लिमिट ए है जो है ना वो नॉर्मल एमडी, नॉर्मल वोल्ट टाइम डायरेक्टर के लिए, जबकि लिमिट बी ऐसा एमडी जो कंपनी में प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शनिंग कर रहा है, उसका काम ही है प्रोफेशनली वर्क करना है कंपनी। तो नॉर्मल एमडी के लिए रिमरेशन अपन लॉस के केस में दे सकते हैं बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल, मतलब कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल को देखते हुए उसके बेसिस पर लिमिट स्पेसिफाई की जाएगी, रिमरेशन की डिसाइड की जाएगी। अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल अगर निगेटिव है, निगेटिव कैपिटल और लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से कम है, जीरो से लेकर लेस देन 5 करोड़ या निगेटिव हो गई है, तो मैक्सिमम रिमरेशन दे सकते हैं पर डायरेक्टर पर एनम 60 लैक्स, मतलब 5 लैक्स पर डायरेक्टर पर मंथ। अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है बट लेस देन 100 करोड़ है, तो मैक्सिमम रिमरेशन 84 लैक्स, दैट मीन 7 लैक्स रुपीज पर डायरेक्टर पर मंथ। अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे अधिक है बट लेस देन 250 करोड़, तो 120 लैक्स, मतलब 10 लैक्स रुपीज पर डायरेक्टर पर मंथ। और अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे अधिक है तो 120 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, मतलब जितनी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से जितना भी ज्यादा होगा उसका 0.01%, इतना मैक्सिमम रिमरेशन अपन दे सकते हैं। अब अपने मन में यह आ रहा है इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, तो इफेक्टिव कैपिटल की मीनिंग सेक्शन 4 में दी गई है। इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी एंड एडवांस, कॉल इन एडवांस, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन और लोन विच इज रीपेबल विद इन 1 ईयर, और माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट कंपनी में माइनस नहीं किया जाएगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो डिडक्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट इज द एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। तो भाइयों इफेक्टिव कैपिटल की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आता है इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल में आपका इंक्लूड होगा पेड अप कैपिटल, एक्सक्लूडिंग कॉल इन एडवांस एंड शेयर एप्लीकेशन मनी। सेकेंड, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन और डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन, और उसके बाद माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने शेयर डिवेंचर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में माइनस नहीं करेंगे, लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दैट मीन्स पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एंड लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, जो एसेट साइड में अपीयर हो रहा होगा, तो ये आपकी इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी।
मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। और लिमिट ए में अपन ने स्लैब पढ़ा कि अगर इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो मैक्सिमम रिमरेशन 60 लैक्स पर डायरेक्टर पर इनम, 5 करोड़ से लेकर लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लैक्स पर डायरेक्टर पर इनम, 100 करोड़ से लेकर लेस देन 250 करोड़ है तो 120 लैक्स, और 100 करोड़ या उससे अधिक है तो 120 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड द 250 करोड़। अब इफेक्टिव कैपिटल किस दिन की कंप्यूट की जाएगी? डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल दो केस दिए गए हैं। इन केस इफ एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर has been appointed in the year of incorporation of the company, मतलब जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ना उसी ईयर में एमडी अपॉइंट हुआ था, मैनेजर अपॉइंट हुआ था, वोल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। तो डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इक्वल टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सन। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंट हुआ था ना उस डेट की इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सन। और इन अदर केस का मतलब जिस साल मैनेजेरियल पर्सन अपॉइंट हुआ था और जिस साल इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, वो दोनों डिफरेंट ईयर है। तो सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में और एमडी अपॉइंट हुआ है 2020-23 में, तो इस केस में डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जिस ईयर में अपॉइंट हुआ है, डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इक्वल टू जिस ईयर में वो अपॉइंट हुआ है, लाइक फाइनेंशियल ईयर 2023 में अपॉइंट हुआ है, 22-23 में, उसके प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट बैलेंस शीट डेट, लास्ट बैलेंस शीट डेट of the financial year preceding the year in which appointment was made. तो अगर मैनेजेरियल पर्सन अपॉइंटेड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ, तो डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इक्वल टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, और इन एनी अदर केस, मतलब अपॉइंटमेंट अलग ईयर में हुई थी, इनकॉर्पोरेशन अलग ईयर में हुआ था, तो डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इक्वल टू लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द ईयर इन विच अपॉइंटमेंट वाज मेड। जिस साल अपॉइंट हुआ था उसके प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट बैलेंस शीट डेट। तो लॉस के केस में अपन इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर लिमिट ए में रिमरेशन देंगे। जो लिमिट थी 60 लैक्स, 84 लैक्स, 120 लैक्स और 120 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ एक्सेज ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। इफ ए एसआर इज पास बाय द शेयर होल्डर देन अबाउट लिमिट कैन बी एक्सीडेड। मतलब अगर शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो इस लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब 60 लैक्स 84 लैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है। एंड इट इज हियर बाय क्लेरिफाई दैट फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर द लिमिट शैल बी प्रोरेटेड। मतलब वही है कि अगर कोई डायरेक्टर 6 मंथ काम करता है तो उसको मंथली बेसिस पर, जैसे यहाँ पर 5 लैक्स है पर मंथ, तो 5 × 6 30 लैक्स का रिमरेशन दिया जाएगा। एंड लिमिट बी मैंने बताया था ऐसे मैनेजेरियल पर्सन के लिए है जो कंपनी में प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शनिंग कर रहे हैं।
If any director who is functioning in a professional capacity in the company, in such case remuneration as per limit A, जो लिमिट ए अभी अपन ने पढ़ा, ये लिमिट ए, ये अपन पे कर सकते हैं। यानी कि कंपनी चाहे तो लिमिट ए में या उससे अधिक भी पे कर सकती है। मे वर्ड लिखा है, मे बी पेड। कंडीशन है नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल, मतलब उस पर्सन का जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शनिंग कर रहा है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की शेयर कैपिटल में, होल्डिंग की शेयर कैपिटल में, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की शेयर कैपिटल में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और थ्रू एक वर्ड यूज किया गया है स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर, थ्रू एनी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एट एनी टाइम। स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर का मतलब यह है, स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर का मतलब यह है, सपोज एक्स लिमिटेड में मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑनर मिस्टर एक्स है, तो एक्स के पास ना कंपनी के शेयर नहीं होने चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इस प्राइवेट लिमिटेड के पास भी एक्स लिमिटेड के शेयर नहीं होने चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड ने वो शेयर रखे ना, सपोज जेड प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर रखे, तो ये माना जाएगा कि एक्स ने वो शेयर अपने पास तो नहीं रखे हैं, लेकिन थ्रू स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर के थ्रू वो शेयर रखे गए, तो उसके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब उसके रिलेटिव के पास भी, और या फिर थ्रू एनी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर, मतलब एक कंपनी में भी, और वो कंपनी उसी को बिलोंग करती है, उसके थ्रू भी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर और आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। बट अगर वो डायरेक्टर बनने से पहले कंपनी का एम्प्लॉय था कंपनी में, और कंपनी ने उसे शेयर किसी स्कीम के अंदर अलॉट किए थे, लाइक ईसॉप की स्कीम लॉन्च की थी 1 साल पहले, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और उस स्कीम के अंदर उसे शेयर इशू किए गए थे, और उसकी टोटल होल्डिंग अगर अप टू 5.5% ऑफ पेड अप कैपिटल है, अप टू 0.5%, तो ये माना जाएगा कि उसका कंपनी की कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर मैं पहले कंपनी का एम्प्लॉय था और कंपनी ने मुझे किसी स्कीम के अंदर शेयर अलॉट किए थे, लाइक ईसॉप की स्कीम हो गई, या कंपनी में एक नियम है कि क्वालिफिकेशन शेयर आपको लेने, अगर डायरेक्टर बनना है ना, तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि आपको 2 शेयर या 10 शेयर लेने हैं, इस वजह से मेरे पास शेयर एक्वायर हुए हैं, और मेरी होल्डिंग अगर 0.5% तक है, तो ये माना जाएगा कि मेरा कंपनी की कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड कंडीशन, नॉट इंटरेस्टेड और रिलेटेड टू द डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर बिफोर और आफ्टर अपॉइंटमेंट, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ पिछले 2 ईयर में, बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट, and possess the graduate level qualification with expert knowledge in the field in which the company operate, मतलब वो ग्रेजुएट होना चाहिए पर्सन, और उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए इन द फील्ड इन विच द कंपनी वाज ऑपरेटेड, मतलब जिस फील्ड में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस फील्ड में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो भाइयों, लॉस, अगर कंपनी का लॉस है या इन एडवोकेट प्रॉफिट है, तो कंपनी शेड्यूल 5 के पार्ट 2 के सेक्शन 2 में रिमरेशन दे सकती है अपने एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को, या तो लिमिट ए या लिमिट बी में। लिमिट ए नॉर्मल मैनेजेरियल पर्सन के लिए है, बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल, अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव से लेकर लेस देन 5 करोड़ है,
तो मैक्सिमम रिमरेशन दिया जा सकता है 60 लाख रुपीस पर डायरेक्टर पर एनम। 5 करोड़ या उससे अधिक बट लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लैक्स। 100 करोड़ या उससे अधिक है बट लेस देन 250 करोड़ है तो 120 लैक्स। और अगर कंपनी का 250 करोड़ या उससे अधिक है तो 120 लैक्स प्लस 0.01% इन एक्सेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड द 250 करोड़। और इस लिमिट को भी अपन अधिक कर सकते हैं अगर स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर पास कर लेते हैं तो ये 60 लैक्स, 80 लैक्स, 120 लैक्स ये सभी इंक्रीज हो सकती है। एंड लिमिट भी है ऐसे मैनेजेरियल पर्सन के लिए जो कंपनी में प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शनिंग कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन की और उसको हम रिमरेशन दे सकते हैं चाहे तो एज पर लिमिट है, बट इसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की कैपिटल में होल्डिंग की सब्सिडरी की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या थ्रू एनी स्टेचुटरी स्ट्रक्चर at any time during the last 2 years before his appointment or after his appointment. सेकेंड, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years और आफ्टर अपॉइंटमेंट। एंड थर्ड इज कि वो ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट क्वालिफाई होना चाहिए और वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड में कंपनी ऑपरेट कर रही है। लेकिन अगर उस पर्सन के पास वो पहले कंपनी का इंप्लॉय था और उसके पास शेयर थे कंपनी के और उसके पास होल्डिंग है अप टू 0.5% ऑफ पेड अप कैपिटल अगर है तो ये माना जाएगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कैपिटल में। अगर उसको वो शेयर किसी स्कीम के अंडर एक्वायर किए गए थे या फिर बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन मतलब कि कंपनी में कंडीशन रखी गई है आर्टिकल में, एग्जांपल कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है या कोई भी पर्सन सीईओ बनना चाहता है तो उसे कंपनी के 5 शेयर जरूर खरीदने हैं, क्योंकि वो शेयर खरीद लेगा ना तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा कंपनी, फिर वो ज्यादा इंटरेस्ट से कंपनी में फंक्शन कर पाएगा, इसलिए कंपनी ने कंडीशन लगा के रखी। उसके बाद कंडीशन टू बी कंप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ रिमरेशन। लिमिट ए और लिमिट बी में जो रिमरेशन देना है ना उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी है। तो लिमिट ए और लिमिट बी में अगर रिमरेशन देना है तो फर्स्ट, रिमरेशन शैल बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्लस नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी अगर है तो दोनों अप्रूव करेंगे उस रिमरेशन को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अप्रूव करेगी और नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी भी उस रिमरेशन को अप्रूव करेगी। एंड कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर। इफ डिफॉल्ट है तो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर बिफोर अप्रूवल इन जर्नल में। कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है लिमिट ए में अगर रिमरेशन फिक्स कर रही है, लिमिट बी के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन और वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब कंपनी जब अपॉइंट करेगी ना तो उसी समय फिक्स कर देगी कि शेड्यूल 5 में हम रिमरेशन देंगे लॉस में और वो रिजोल्यूशन 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर लिमिट ए में रिमरेशन फिक्स कर रहे हैं तो 3 OR और लिमिट बी में SR। बट लिमिट ए में ध्यान रखिएगा कि SR भी हो सकता है। अगर अपन लिमिट से ज्यादा रिमरेशन देना चाहते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है। स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है अगर आप लिमिट ए में, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि अगर इस लिमिट से 60 लैक्स, 84 लैक्स, 120 लैक्स अगर इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो आप SR पास करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप लिमिट से अधिक दे सकते हैं। तो लिमिट ए में OR भी लग सकता है, SR भी लग सकता है, बट लिमिट बी में हमेशा SR लगेगा और 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। एंड नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग, नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग इंक्लूड द स्टेटमेंट। जो नोटिस रहेगी जर्नल मीटिंग की उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेन द जर्नल इंफॉर्मेशन। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, कंपनी का ब्रीफ पर्टिकुलर कि कंपनी में लॉस क्यों हो रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटी, जो अपॉइंट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन, ये जर्नल मीटिंग की नोटिस में आपको बताना है। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला कि जब भी कंपनी रिमरेशन अगर पे कर रही है शेड्यूल 5 में तो सच रिमरेशन शैल बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी। सेकेंड इज द कंपनी को कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
अदर सिक्योर क्रेडिटर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, बट अगर इनका डिफॉल्ट है तो आप इनसे अप्रूवल लेकर रिमरेशन दे सकते हैं। एंड थर्ड कंडीशन की अगर लिमिट ए में रिमरेशन देना है तो ओआर पास करना पड़ेगा या फिर एसआर भी लग सकता है। अगर लिमिट से ज्यादा देंगे तो एसआर, और अगर लिमिट बी में रिमरेशन दे रहे हैं प्रोफेशनल पर्सन को तो एसआर पास करना है। और जो नोटिस रहेगी जर्नल मीटिंग shall include the statement containing the journal information of the company, information about the appointee and other information. Let's say Schedule 5 Part 2 Section 2. So Schedule 5 Part 2 Section 1 remuneration in case of profit. Remuneration in case of profit as per 197 अपन पे करेंगे, that means maximum 11%. और सेक्शन 2 remuneration in case of loss और inadequate profit, रिमरेशन देंगे एज पर लिमिट ए और लिमिट बी एज अप्लीकेबल। और सेक्शन 4 में कुछ वर्ड अपन डिफाइन किए, इफेक्टिव कैपिटल की मीनिंग और डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल में इंक्लूड होगा पेड अप कैपिटल एक्सक्लूडिंग कॉल इन एडवांस एंड शेयर एप्लीकेशन मनी, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड डिपॉजिट्स, लेस इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में माइनस नहीं करेंगे, लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कंपनी को लॉस हो चुके हैं अभी तक, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। तो 3 आइटम माइनस होंगे, 4 आइटम प्लस होंगे। इफेक्टिव कैपिटल किस डेट की देखी जाएगी? अगर एमडी मैनेजर उसी साल अपॉइंट हुआ था जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो डेट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इक्वल टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंट हो रहा है उस डेट की इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट की जाएगी। और इन अदर केस द इफेक्टिव कैपिटल शैल बी कंप्यूटेड जिस साल अपॉइंट हुआ था उसके प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट बैलेंस शीट डेट। अगर वो अपॉइंट हुआ था 2021-22 में तो 31 मार्च 2021 में जो बैलेंस शीट डेट में बैलेंस शीट होगी उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट की जाएगी।